नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए हिंदी का पार्ट 4 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 4 का जो पहला क्वेश्चन है कि घड़ी में तोला, घड़ी में माशा, मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा, घड़ी में तोला, घड़ी में माशा, मुहावरे का अर्थ है अस्थिर स्वभाव। मतलब कि वो व्यक्ति जो कि क्या करता है, जल्दी जल्दी अपने निर्णय को बदलता है, उसी को कहेंगे घड़ी में तोला, घड़ी में माशा करना। अच्छा साथियों, बहुत सारे मुहावरे यहाँ पे परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि परीक्षाओं में एक मुहावरा पूछा जाता है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भैया आपका हजामत बनाना। तो हजामत बनाने का मतलब क्या होता है, किसी को ठगना। अच्छा, हक्का बक्का रह जाना मतलब कि भौचक्के के रह जाना। और होश उड़ जाने का मतलब क्या होता है कि घबरा जाना। जब आपके होश उड़ते हैं तो आप क्या है, घबरा जाते हो। अच्छा, सात पाँच करना, सात पाँच करने का मतलब एक मुहावरा है सात पाँच करना, तो इसका मतलब होता है आगे पीछे करना। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, मिट्टी में मिलाना, मिट्टी में मिलाने का मतलब है कि किसी को नष्ट करना। अच्छा, मन के लड्डू खाना, कि व्यर्थ की आशा पर प्रसन्न होना। तो ये सारे के सारे मुहावरे आपको याद रखने हैं। अगर आप एसपी टीजीटी कमीशन के रिवीजन बैच में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आपका सोशलॉजी, नए सब्जेक्ट ऐड किए जा रहे हैं, आपके फ्रांसीसी रेवोल्यूशन, तो अगर आप हमारे साथ इन सब के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ हमारे न्यू बैच पे जुड़ सकते हैं मात्र और मात्र 499 रुपये में। साथियों, आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एक बार फिर से मैं आप ऐड कर देता हूँ 7876145409। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि शुद्ध शब्द है। अगर मैं शुद्ध शब्द की बात करता हूँ तो यहाँ पे कार्यक्रम कौन सा शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन ये वाला कार्यक्रम भी नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है। कार्यक्रम आप दूर से ही पहचान सकते हो कि ऑप्शन डी वाला जो कार्यक्रम है वो हमको यहाँ पे बिल्कुल सही लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये कार्यक्रम जो है वो बिल्कुल सही मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक बार पेपर में पूछा गया था, चलो कार्यक्रम तो बहुत आसान है, कि अभिमान कैसे लिखा जाता है। तो अभिमान जो शुद्ध शब्द है वो लिखा जाता है ऐसे, अभिमान। ठीक है, अभिमान ऐसे लिखा जाता है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि परिवार कैसे लिखा जाता है। तो परिवार लिखा जाता है यूँ को, यह है आपका परिवार, परिवार ऐसे लिखा जाता है हमेशा। उसी प्रकार आपका पूर्ति, एक बार पूछा गया था पूर्ति शुद्ध शब्द बताइए, पूर्ति। तो भाई पूर्ति कैसे लिखा जाता है, तो पूर्ति आपका यूं को लिखा जाता है। तो ये भी एक शुद्ध शब्द है। मैं 5 या 10 बताऊंगा आपका। आपका कौन सा है, नूपुर, नूपुर। तो नूपुर कैसे लिखा जाता है, तो नूपुर आपका यूं को लिखा जाता है भाई, नूपुर, ये शुद्ध शब्द है नूपुर। उसी प्रकार कमीशन में आपका ये भी पूछा जा सकता है कि आज शनिवार है, शनि कैसे लिखा जाता है। तो शनि भगवान जी का नाम भी हम लिख लेते हैं, जय शनिदेव। पूरा लिख लो भाई, जय शनिदेव। कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। और शनिदेव की कृपा आपके ऊपर, मुझ पर, हमारे चैनल के ऊपर हमेशा बनी रहे। अच्छा, अगला है हमारा दुकान कैसे लिखा जाता है। दुकान, तो दुकान हमेशा शुद्ध रूप जो है वो दुकान का ये है। ठीक है, तो दुकान ये द है, दू में ये मात्रा जो आएगी ऊ की, तो दुकान ऐसे लिखा जाता है। उसी प्रकार एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, मटमैले कैसे लिखा जाता, तो मट मैले। तो ये मटमैले ये वाला शुद्ध शब्द है। ठीक है, उसी प्रकार आपका बहुत बार पूछा गया है कि कैबिनेट बताइए, कैबिनेट। तो कैबिनेट हमेशा आपने देखा होगा, कैबिनेट शुद्ध शब्द कैसे लिखा जाता है, यूँ लिखा जाता है भाई, कैबिनेट। कैबिनेट के अलावा आपने आपसे बहुत बार पूछा जाता है कैंटीन। तो कैंटीन कैसे लिखा जाता है, कैंटीन में क में 2 मात्रा आएगी, तो ऐसे लिखा जाएगा आपका कैंटीन, यहाँ पे अंक की बिंदी, ये है कैंटीन। ठीक है, उसी प्रकार आपका बहुत बार पूछा जाता है इम्पॉर्टेंट तरीके से, जो आपको पता होना चाहिए, कि आपका व्यावसायिक कैसे लिखा जाता है। व्यावसायिक में आएगा आधा वो आएगा, फिर य आएगा, फिर वो आएगा, फिर आएगा व्यावसायिक। ठीक है, तो व्यावसायिक आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है, व्यावसायिक कैसे लिखा जाता है। तो ये सारी बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सारी बातें परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो जी अगला क्वेश्चन है कि उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। उच्छ्वास का जो संधि विच्छेद है वो उत जो हलंत वाला तो है, जमा श्वास, ये वाला होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम यहाँ पे जाने वाले, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्छ्वास का जो सही संधि विच्छेद है वो उत जमा ये श्वास है। अगर इसकी मैं बात करता हूँ तो यह मतलब कि एक उदाहरण है किस प्रकार की संधि का। अगले बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो उच्छ्वास है वो किस प्रकार की संधि है। तो देखो भाई, यहाँ पे त और छ आ रहा है, तो ये है आपकी कौन सी संधि, व्यंजन संधि। और जब भी आपको याद रखने रूल होता है कि हलंत वाले त के बाद श आएगा, तो ये
तो का क्या बनता है, तो का बनेगा भाई चौ, और आपका शौ का बनता है छौ। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है कि भैया उच्छ्वास का संधि विच्छेद मतलब कि क्या होगा, यह एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। और उत्वास मतलब कि यहाँ पे व्यंजन संधि में ये रूल है कि भैया जब आपका तो का क्या बन जाएगा, आपका यहाँ पे तो का बन जाएगा क्या, आपका तो का बनेगा चौ, और शौ का जो बनेगा वो बनेगा आपका छौ। तो ये बात आपको याद रखना, इसीलिए ये क्या बन गया, ये बन गया आपका उत्त जमा श्वास, और यहाँ पे क्या बन गया उच्छ्वास। तो उच्छ्वास का है उत्त जमा श्वास, क्योंकि ये रूल से बदल गया भाई, इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे, और ये है आपकी व्यंजन संधि। और आपने रूल भी समझ लिए यहाँ पे क्या है कि भैया आपका तो का बनेगा चौ और शौ का बनेगा छौ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पंख का तत्सम है। देखिए जो पंख है इसका तत्सम शब्द कौन सा है। हिंदी के क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के जाने पड़ेंगे। अगर आप हिंदी के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो बात तभी बनने वाली है, वैसे बात बनने वाली नहीं। तो पंख का जो आपका, अगर मैं पंख की बात करता हूँ तो पंख का जो राइट आंसर है वो है पक्ष, है ना। तत्सम शब्द होता है ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द है, वो कौन से शब्द होंगे। तो ये आपको बेहतरीन तरीके से, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, और इन सभी क्वेश्चन को आपने डिटेल से याद रखना है, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले शब्द है। अच्छा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो साथी गण है, अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हम समझ गए, और तत्सम शब्द कौन से होते हैं ये भी हम समझ गए। अच्छा, और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंख जो है वो कैसा शब्द है, तो पंख है एक आपका तद्भव शब्द। और तत्सम क्या होता है, तत्सम होता है जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है ना। तो तत्सम शब्द होते हैं वो शब्द जो कि संस्कृत भाषा से सीधा हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लिए जाते हैं, उनको बोला जाता है तत्सम, जो कि संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं लेकिन उनको हिंदी में प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ आपके पंख की, तो पंख तो एक तद्भव शब्द है, मतलब कि जो कि संस्कृत से कैसा बना है, आपका हिंदी में आ गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भंगी का स्त्रीलिंग है। देखिए अगर भंगी के स्त्रीलिंग की अगर बात करें तो भंगी का स्त्रीलिंग यहाँ पे क्या है, तो भंगी का जो स्त्रीलिंग है साथियों वो है आपका भंगिन। भंगी जो है वो भंगी जो है वो किसका स्त्रीलिंग है, आपका भंगी का स्त्रीलिंग है। इस बात को आपने, भंगिन का स्त्रीलिंग है, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि बार बार आपको परेशान करते हैं, और ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इन सभी को डिटेल से याद रखना है, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है मेरे भाई जी। अगला क्वेश्चन है कि मदमाता में समास है। देखिए अगर मदमाता की मैं बात करता हूँ तो मदमाता में जो है वो किस प्रकार का समास है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आप मेरे को जो है वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अच्छा समास की अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपसे कमेंट बॉक्स में भी पूछने पड़ते हैं, और दो में से एक इसका आंसर होगा, या इसका आंसर अब तत्पुरुष हो सकता है या अव्ययवाही हो सकता है। मद माता समझ लेना भाई, मद माता, ठीक है। मद का अर्थ होता है, मत का मतलब होता है डूबा हुआ, ठीक है। मस्ती मतलब इसमें पहला पद क्या है, आप समझ सकते हो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, ठीक है। तो यह आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लेकिन अगर मैं समास की सबसे पहले आपके समक्ष बात करता हूँ, तो समास के जो है वो 6 भेद होते हैं। इसमें आपका अव्ययभावी समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, द्विगु समास होता है, द्वंद्व समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। तो जिस समास का पहला पद हमेशा प्रधान होगा, समझ जाना भाई, आपको आंसर आना चाहिए यहाँ से, उसको क्या बोलते हैं, हमारा अव्ययभावी समास। जैसे कि आपका आ, अनु, प्रति, भर, यथा, यावत, है ना, आदि। जब भी आपका पहला पद जिसका पहला पद क्या होगा, आपका प्रधान होगा जिस भी समास का, उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, अव्ययभावी समास बोलेंगे। उसी प्रकार आपका तत्पुरुष समास कौन सा समास होता है, तो जिस समास का बाद का पद अथवा उत्तर पद प्रधान होगा, मतलब कि दोनों पदों के बीच जो कारक चिन्ह होगा, जैसे कि राजकुमार, राजा का कुमार, मतलब कि कारक चिन्ह क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, तो वो कौन सा होगा, हमारा तत्पुरुष समास होगा। उसी प्रकार आपका बहुब्रीहि समास की अगर हम बात करते हैं, तो जब भी हम बात करेंगे बहुब्रीहि समास की, तो बहुब्रीहि समास वो समास होता है जो कि किसी तीसरे की ही बात कर रहा है। क्या कर रहा है, किसी तीसरे की बात कर रहा है, उसको हम क्या करेंगे, जैसे कि आपका बहुब्रीहि समास में मतलब कि कोई भी पद ना तो पहला पद प्रधान होता है, ना पूरा पद होता है, ना उत्तर पद होता है, मतलब तीसरे की ओर संकेत कर देते हैं दोनों पद। जैसे कि आपका लंबोदर, लंबा है उधर उसका जिसका, तो किसका है, लंबोदर किसको बोलते हैं, भगवान गणेश को बोलते हैं। दशानन, 10 आनन है जिसके, रावण को, ठीक है। जैसे चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसके, भगवान विष्णु जी, ठीक है। महान महावीर हो, महान है वीर जो, कौन है, हनुमान,
ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। सारी की सारी बातें परीक्षाओं में पूछी जाती है, इम्पॉर्टेंट तरीके से पूछी जाती है। ठीक है, आपको याद रखना है चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। तो बहुब्रीहि समास आप समझ गए। द्वंद्व समास, भाई द्वंद्व समास वो समास होगा जिसके बीच क्या होगा, जहाँ पर दोनों पदों के बीच क्या होगा भाई, आपका दोनों पदों के बीच क्या होगा, आपको याद रखना है विग्रह, विग्रह लग रहा है, जैसे कि नंदी और नाले, जहाँ पर ये वाला साइन आ गया ना, ज़्यादातर ये होता है आपका द्वंद्व समास। जैसे नंदी और नाले, माता और पिता, नर और नारी, बीच में क्या है और या आ रहा है ना, या लगता हो, इनको द्वंद्व समास कहते हैं। और योजक चिन्ह बीच में होता है। कौन सा चिन्ह होता है आपका, योजक चिन्ह, जिसको हम हाइफन बोलते हैं। जैसे ऊंच नीच आपने सुना है, आगे पीछे, गुण दोष, सुख दुख, पाप पुण्य, ये किस प्रकार के समास में आएगा, द्वंद्व समास में। अच्छा भाई, मद माता आप सोच रहे होंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में मैंने आपसे पूछा है, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए भाई। द्विगु समास भी एक होता है। द्विगु समास कैसा समास होता है, तो जिस समास में समस्त पद में, मतलब पूरा पद संख्यावाचक विशेष, मतलब पहले पद में संख्या का बात हो रही हो, जैसे कि आपका सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, दो पैर, 2 पैरों का समूह, त्रिलोक क्या होता है, 3 लोकों का, मतलब पहले पद में जहाँ पर संख्या का बात हो रही हो उसको क्या बोलते हैं, द्विगु समास बोलते हैं। और उसी के बाद आपको पता होना चाहिए कर्मधारय, ऐसा समास जिसका उत्तर पद क्या है, प्रधान होता है, और पूरब पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय अथवा विशेषण और विशेष्य के बीच आपस में रिलेटेड हो, संबंधित हो, उसको क्या बोलते हैं, हमारा कर्मधारय समास। तो हमने 6 प्रकार के समास को देख लिया है, आपको बिल्कुल समझ भी आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो आपका अमर की जो भाववाचक संज्ञा है वो क्या है। तो अमर की भाववाचक संज्ञा क्या है, तो देखो अमर एक विशेषण है भाई, ठीक है, और अमरत्व क्या होगा, इसका भाववाचक संज्ञा होगी, क्योंकि अमरत्व क्या है, इसके जो अमर होने के भाव को या गुण को जो है वो क्या है, दर्शा रहा है। क्योंकि अमर तो नहीं होगा, अमृत भी नहीं होगा, आम्री भी कुछ नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हम यहाँ पे बिल्कुल सही जाने वाले हैं। ठीक है, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी है जी। अगला क्वेश्चन है कि नगर का विशेषण क्या है। तो नगर का विशेषण जो है वो हमेशा नागरिक होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि अन्य विकल्प यहाँ पे नगर, आपका नगरता गया है, नगरत्व गया है, नागरिकता दिया है, तो ये संज्ञा या भाववाचक संज्ञा है, तो ये एक प्रकार के विशेषण नहीं है। तो भाई नागरिक यहाँ पे हमारा क्या है, विशेषण है, जबकि आपका आपका नगरता है, नगरत्व है, नागरिकता, ये सारे के सारे क्या है, संज्ञा है। और कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। लेकिन भाई जो आपका जो क्या है, नागरिक है, वो क्या है हमारा यहाँ पे क्या है, आपका विशेषण है एक प्रकार का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए हिंदी की छोटी छोटी वीडियोज़ मैं आपके बीच लेके आ रहा हूँ, तो आप इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और कमेंट बॉक्स में साथियों ज़रूर लिखें एक बार, हर हर महादेव। अगला है आपका अनुज में उपसर्ग है। अगर मैं अनुज की बात करता हूँ तो अनुज में उपसर्ग क्या है। तो अगर मैं अनुज की बात करता हूँ तो अनुज में जो है वो अनु उपसर्ग है। अनुज की बात करता हूँ तो अनुज में आपका उपसर्ग है कौन सा, अनु। तो अनुज में आपका अनु उपसर्ग है, और अनु का अर्थ होता है पीछे या बाद में। ठीक है, आपको याद रखना है अनु का मतलब क्या होता है, पीछे या बाद में, मतलब कि तो अनुज में आपको याद रखना है इसमें उपसर्ग क्या है आपका, और उपसर्ग होते हैं जो शब्दों में आगे लगते हैं। ठीक है, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है कि जो शब्दों के आगे लगेंगे उनको बोलते हैं उपसर्ग, और जो शब्दों के जो पीछे लगते हैं उनको बोलते हैं प्रत्यय। ये दोनों बातें आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है कि उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है। ठीक है, तो जो आपके क्या है, शब्दों के पहले लग रहे हैं शब्दों में, और संस्कृत में जो उपसर्ग की संख्या है वो है 22, हिंदी में उपसर्ग की संख्या है 13। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और आपका जो बात करता हूँ मैं उर्दू और फारसी के उपसर्ग की संख्या 19। जैसे अंग्रेजी में भी कुछ उपसर्ग है आपका। अगर मैं बात करता हूँ आपके संस्कृत के उपसर्ग की, तो संस्कृत में आपका जैसे अति है, अधि है, अनु है। अनु किस प्रकार का, ये संस्कृत भाषा का उपसर्ग है भाई। जैसे कि आपका अनुचर है, अनुकरण है, अनुसार है, अनुशासन है। ठीक है, उसी प्रकार आपका अब है, आ है, उत है, उद है, उप है, ये सारे के सारे दुस है, निर है। जैसे निर अपराध, निर्जन, निराकार, निर्गुण। तो जैसे निस, निस्तार, निश्चल, निश्चित, है ना। आपको ये भी पता होना चाहिए निवारण, निपात, नियोग, निषेध। आपका पराजय, परा का मतलब होता है, परा उपसर्ग में जैसे पराजय हो गया आपका,
पराभव हो गया, परामर्श हो गया, पराक्रम हो गया। ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। ये सारी की सारी चीज़ें परीक्षाओं में साथियों पूछी जाती है। महादेव की कृपा से अगर आपको भी ये वीडियोस पसंद आती है ना, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख दिया करें मेरे भाई, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। और उपसर्ग होते हैं जो कि शब्दों के पीछे लगते हैं, ठीक है। देखो अंग्रेजी के भी बहुत ज़्यादा उपसर्ग है जो कि बहुत फेमस है, जैसे कि आपका सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, सब जज, ठीक है। और आपका जैसे डिप्टी, डिप्टी उपसर्ग जो है, जैसे कि आपका डिप्टी कलेक्टर आपने सुना होगा, डिप्टी रजिस्ट्रार सुना होगा, डिप्टी मिनिस्टर सुना होगा, मतलब कि जो उप जो होता है। उसी प्रकार आपका वाइस शब्द, ये भी एक उपसर्ग है अंग्रेजी भाषा का। जनरल भी है, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, वाइस चांसलर, वाइस राय, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, एक होता है मिनिस्टर, एक होता है चीफ मिनिस्टर, एक होता है आपका चीफ इंजीनियर, एक होता है आपका चीफ सेक्रेटरी, एक होता है हेड मास्टर, एक होता है हेड क्लर्क। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बातें परीक्षाओं में काम आने वाली हैं, और जो बातें काम आने वाली होती हैं उन बातों को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको डिटेल से याद रखना होता है। अगला ये बहुत बड़ा सेट था, इसमें आपको शुद्ध शब्द बताने थे। तो पहला है 5 शुद्ध शब्द है, हो सकता है कि एक आध इसमें से परीक्षाओं में आ जाए। भैया आपका शुद्ध शब्द लिखिए, शुद्ध शब्द चुनिए। तो हम यहाँ पे शुद्ध शब्द चुनते हैं, सबसे पहले हम चुन रहे हैं भाई हृदय। तो हृदय यहाँ पे कौन सा सही है? देखो ऑप्शन ए वाला, तो ये तो हृदय नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता जी, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी, हृदय ऐसे ही लिखा जाता है। आपने भी अक्सर, अगर आपकी भी वोकैब अच्छी है तो एक नंबर आपका पेपर में फ्री वाला हिंदी में बनने वाला है। तो हृदय आपका यूं को लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि विशेष कैसे लिखा जाएगा? तो भाई ऑप्शन ए वाला विशेष गलत है, बी वाला भी गलत है, ये वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तो बिल्कुल गलत है, तो विशेष बन गया। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो हम मुझे लग रहा है कि विशेष भाई यूं को लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाने वाले हैं। इसके बाद चलिए जी आगे बढ़ते हैं। उत्पन्न, अच्छा उत्पन्न कैसे लिखा जाता है भाई? उत्पन्न की बात करें 153 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि आपका जो उत्पन्न है भाई वो आपका कैसे लिखा जाता है। तो उत्पन्न की बात करें भाई, उत्पन्न बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्पन्न तो देखो ऑप्शन नंबर ए मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, बी भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है के साथ आप जाएंगे। उत्पन्न ऐसे लिखा जाता है, पूजनीय, थोड़ा सा बेसिक है लेकिन अच्छा है भाई। पूजनीय जो है आपका ये बिल्कुल सही लग रहा है, ये आधा जॉ नहीं आएगा, ये भी बिल्कुल गलत है। तो पूजनीय आपका यूं को लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 154 नंबर का। तो ये सारे लिख लेने हैं आपने, एक बार इनको छांट के लिख लो, इम्पॉर्टेंट है ये आप ये मत सोचिए कि कोई मजाक चल रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन बातों को आप बेहतरीन तरीके से सुन ले भाई, ये आपको काम आने वाले हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आपको परीक्षाओं में नंबर दिलाने वाला है। उसी प्रकार आपका जो है राजनीतिक, भाई राजनीतिक जो लिखा जाता है ना वो ये वाला सही लग रहा है, ये भी गलत है भाई, ये भी गलत है, ये राजनीतिक भी नहीं होगा, ठीक है। तो राजनीतिक जो है वो, राजनीतिक जो आपका शुद्ध शब्द है वो कैसे लिखा जाता है? तो अगर राजनीतिक की मैं बात करूँ तो राजनीतिक ऑप्शन ए मुझे राजनैतिक होगा, राजनीतिक नहीं होगा साथी। तो इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से, इम्पॉर्टेंट तरीके से इन पांचों को आप अभी भी देख ले कौन सा सही है और कौन सा गलत है, आपको ये परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं मेरे साथी, ठीक है। तो इन सभी को आपने डिटेल से बेहतरीन तरीके से, इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखना है, यहाँ से आपके नंबर पक्के नंबर बनने वाले हैं। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि आपका पवन का संधि विच्छेद चुनिए। भाई पवन का जो संधि विच्छेद है वो क्या है? तो पवन का आपका जो संधि विच्छेद है आपका पे जमा वन, ठीक है। तो ये हो गया आपका पवन। तो पवन का तो भाई देखो ये होगा हमारा पो जमा अन, ये नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है, तीनों गलत है। ये बहुत फेमस है भाई पवन वाला, तो ज़रूर याद रखें। और अगर बात करें उद्योग की, तो उद्योग जो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन नंबर डी वाला नहीं होगा। कौन सा होगा सही? तो देखो भाई ये यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा, मुझे तो लग रहा है ऑप्शन नंबर, अब आप, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उत जमा योग होगा भाई। तो ये बात आपको बिल्कुल डिटेल से याद रखनी है। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखें हर हर महादेव, ठीक है। सभी साथीगण ये इन चीज़ों को बहुत डिटेल से पढ़िए। और अगर आप भी हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे बैच के एक सदस्य बनना चाहते हैं, मेंबर बनना चाहते हैं, तो आप 7876145409, हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास अलग अलग टीचर रहने वाला है। क्लासें आपके लिए रहने वाली है लाइव प्लस रिकॉर्डेड। जो क्लास लाइव रहेगी वो आप रिकॉर्डेड एज इट इज़ क्लास देख सकते हो। साथ में आपको यहाँ पे एवरी सैटरडे हम यहाँ पे लेने वाले आपका टेस्ट, एवरी सैटरडे आपका रहने वाला है क्या? आपका वीकली टेस्ट।
और साथ में अगर आप हमारा बैच लेते हो तो आपको मॉक की जो सीरीज़ है उसमें भी 50% ऑफ रहेगा। जो हमारी मॉक की सीरीज़ आने वाली है बहुत जल्द, और जो आपकी एक मॉक टेस्ट वाली मॉक है वो आपको हर सैटरडे को फ्री मिलेगी अब, ठीक है। और रिवीजन बैच के साथ जुड़िए, बहुत कुछ नया आपको मिलने वाला है। आप हमारे दिए गए नंबर 78761, हर सब्जेक्ट के लिए अलग टीचर है, 45409। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव जी, और साथ में लिखिए जय शनिदेव महाराज।